नमो नमः छात्र मित्राणि। हेलो स्टूडेंट्स। आज आप सभी जानते हो कि आप अपने घर पर हो और हम अपने अपने काम में व्यस्त हैं। केवल और केवल आपको सब कुछ समझे, आपको सब कुछ आप तक पहुंचे, इसलिए हम सब आपके लिए खड़े हैं। मैं और मेरे सारे साथ के टीचर्स, चाहे मुझसे वो जूनियर हो या वो मुझसे बहुत सीनियर हो, वो सभी आपके केवल और केवल आपके डेवलपमेंट के लिए, मैं भी केवल और केवल आपके डेवलपमेंट के लिए हम आपके सामने आज खड़े हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि इस टोटल कोविड-19 की सिचुएशन में हम सब मिलकर खुद को खड़ा करते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों तो स्थितियां चाहे जैसी भी हो, संस्कृत में एक प्रोवर्ब आता है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। इट मीन्स जब कोई इंसान किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, तब केवल मन में इच्छा रखने से या मन में भाव रखने से या मन में कुछ ख्वाहिश या दिल में कुछ ख्वाहिश रखने से कुछ नहीं होता। तो उस ख्वाहिश के लिए उतना बड़ा काम नहीं करना पड़ता है। कि जैसे आप सभी जानते हो, आपका काम है पढ़ना और हमारा काम है पढ़ाना। लेकिन पिछले 2-3 मंथ से आप टोटल लॉकडाउन का सिचुएशन हमारे देश में चल रहा है। टोटल सिचुएशन आप भी जानते हो, आप घर के बाहर नहीं निकल रहे हो, लेकिन हम आपके लिए अभी आ रहे हैं इस वीडियोस के थ्रू। तो आपको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, बिकॉज वी ऑल आर द कोरोना वॉरियर्स। और हमें इसके साथ जीतना है। क्यों तो कारण क्या है? उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, उस चीज के लिए उतना काम भी करना आवश्यक होता है। तो आज के बाद मेरे जितने भी संस्कृत के आपके लिए जितने भी वीडियोस आएंगे आपके क्लास के लिए, ये सारे वीडियोस आपके लिए रिवीजन होंगे। और इस रिवीजन में मेरा ट्राई रहेगा कि जितना भी मेरा सिलेबस पिछले बीते कुछ दिनों में हुआ है, ये सारा सिलेबस मैं आप तक पहुंचाने का मेरे द्वारा मैं प्रयास करूंगा। और आपको पहले ही बोल रहा हूं, आपको यदि ये वीडियो पहले मैं आपको कह रहा हूं, एक बार ना समझ में आए तो बार बार आप देखिए। क्यों तो रिवाइज करना हमारा काम है और उसी को हमें ध्यान में रखना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है सभी की, मेरी भी और आपकी भी। ठीक है, तो हम आज आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला स्टैंडर्ड 6 के लिए ये चैप्टर है संस्कृत के वसुधा बुक में। हम इसे देख चुके हैं, है ना? इसका इस पहले चैप्टर का नाम है क्या है? भाषा व्याकरण च। अब भाषा किसे कहा जाए? अच्छा ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा तो मैं फिर से एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। आपकी पसंदीदा भाषा कौन सी है? हिंदी। वाह, वेरी नाइस, एकदम पसंद है, हिंदी पसंद है। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों के लिए हिंदी यूज की जाती है। ऑफिशियल वर्क के लिए हिंदी यूज की जाती है। और कौन सी ग्लोबल लैंग्वेज है कि जो सारे ऑफिशियल वर्क्स के लिए यूज की जाती है? यस, करेक्ट, इंग्लिश। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अपडेटेड लैंग्वेज कौन सी है? जानते हो? हाँ, आप जानते हो, मैं जानता हूं, आप जानते हो, बोलो मुझे। यस, करेक्ट, वेरी गुड। कौन सी? संस्कृत। तो इस भाषा को जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो भाषा किसे कहा जाए? ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, तमिल है, तेलुगु है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। लेकिन लैंग्वेजेस को जब हम पढ़ते हैं तब उनको पढ़ने के वक्त में हमें एक बात ध्यान रखनी होगी। कौन सी बात हमें ध्यान रखनी होगी? कि हमें इन सारी लैंग्वेजेस के साथ लैंग्वेज किसे कहा जाए, हमें यह पहले समझ लेना होगा। भाषा। संस्कृत में एक बहुत
सुंदर वचन आता है। या भाष्यते सा भाषा, या भाष्यते सा भाषा, यानी कि जो बोली जाती है उसे भाषा कहा जाता है। जो बोली जाती है उसे भाषा कहा जाता है। तो आपके बुक में भी क्या है, आपके सामने व्याख्या दी हुई, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। ओपन योर बुक्स, भाषा व्याकरण, उसमें व्याख्या दी हुई है कि अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए पहुंचाना या आदान प्रदान करना ही भाषा है। अब भाषा तो बहुत प्रकार की होती है। कुछ हम लिखकर बोलते हैं, कुछ पढ़कर सुनाते हैं, कुछ लिखकर किसी को भेज देते हैं। आजकल व्हाट्सएप है, आजकल ट्विटर का जमाना है, आजकल एफबी है, फेसबुक है ना। उस पर हम क्या करते हैं, हमारे जो भी मन के भाव है, वहां पे फेसबुक पर कभी देखा होगा आपने, तो वहां पे लिखा होता है व्हाट्स ऑन योर माइंड, क्या आपके दिमाग में क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग के ऊपर क्या चल रहा है। इट मीन्स वो हमें कहता है कि आपके भाव क्या है, इसे प्रकट कीजिए। यानी कि भाषा हम उसी को कहेंगे कि जिसके द्वारा हम खुद के विचार दूसरों तक पहुंचा सकें। जैसे कि मैं अभी इस वीडियो के द्वारा अपने विचार तक पहुंचा रहा हूं, तो इसे क्या कहेंगे हम, भाषा कहेंगे। ओके, आगे भाषा के हमारे सामने, भाषा तो हम समझ गए कि या भाष्यते सा भाषा, ठीक है, या भाष्यते सा भाषा। लेकिन इस भाषा के दो मूल रूप है। कौन कौन से रूप है? पहला है लिखित भाषा और दूसरा है मौखिक भाषा। समझो आपके नाना ने या दादी ने, आपके दादा या दादी ने आपको फोन कॉल किया और वो आपसे बात कर रहे हैं कि आप कैसे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं है, आपका जो इलाका है, आपका जो आप जहां पर रहते हैं वहां पर अभी कोविड-19 की क्या सिचुएशन है। आप जब उनसे बात करोगे तब वो कहलाई जाएगी मौखिक भाषा, ठीक है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अभी मौखिक भाषा के द्वारा बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ लिखा, भाषा भाषा शब्द लिखा, पठतु क्रियापद लिखा, है ना। तो ये क्या हो गई, ये हो गई लिखित भाषा। हमारे सामने दो व्याख्याएं दी गई है। क्या है व्याख्याएं? भाषा के मौखिक रूप में हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं, मेरे विचार आप सुन रहे हो, इसे हम कहेंगे मौखिक भाषा। और लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरा पढ़कर समझता है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, ये हो गई मौखिक भाषा। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन अब मैंने यहां पे कुछ लिखा है, यहां पे मैंने कुछ लिखा है ना। तो आप क्या करोगे, इसे पढ़कर समझने का प्रयास करोगे, तो ये होगी कौन सी भाषा होगी, लिखित भाषा। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, या आप जवाब दे रहे हो, मैं सुन रहा हूं, ये होगी मौखिक भाषा। और जो भी लिखा गया है हम उसको पढ़कर समझ रहे हैं, ये होगी लिखित भाषा। ओके, तो आगे अगली कंसेप्ट हमारे सामने इस चैप्टर में आती है, उसका नाम है, क्या है नाम उसका, कोई बताएगा मुझे? पहले हमने क्या देखा है, भाषा, बाद में लिखित भाषा, मौखिक भाषा, बाद में अभी अगली कंसेप्ट क्या है, लिपि। अब एक बात समझ लीजिएगा, समझो राम शब्द है तो मराठी में इसको ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी में भी ऐसे लिखा
संस्कृत में इसको ऐसे लिखा जाएगा, एषः रामः सः रामः। ठीक है, एषः कब आएगा, पास होगा, दूर होगा तो सह आएगा। ठीक है, लेकिन इसी राम को जब मुझे अंग्रेजी में लिखना है तो मैं इसे इस तरह से लिखूंगा, है ना। क्यों, क्या रीजन है इसका? तो किसी भी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का या तरीकों का प्रयोग करते हैं हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे लिपि। ठीक है, लिपि यानी कि अक्षर या शब्द लिखने की एक विशिष्ट पद्धति, एक विशेष नियमों के द्वारा उसका निर्माण व्याकरणकारों ने या भाषा के ज्ञानी लोगों ने किया है, हम उसे कहेंगे लिपि। राम अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाएगा, संस्कृत में ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा। हर एक भाषा में उसे लिखने का अलग अलग तरह का उन चिन्हों का प्रयोग कर कर ही लिखना आवश्यक होगा। तो हम उसे क्या कहेंगे, लिपि। उन सारी नियमावली को, उन सारे नियमों को, उन सारी पद्धतियों को हम लिपि कहेंगे। तो संस्कृत की लिपि कौन सी है, कोई बताएगा मुझे? ठीक है, आपके किताब में दिया हुआ है, देख सकते हो आप। व्याख्या क्या दी गई है आपको, किसी भी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का या तरीकों का प्रयोग करते हैं वे लिपि कहलाते हैं। जैसे कि हम क को ऐसे लिखेंगे, ग को ऐसे लिखेंगे, रा को ऐसे लिखेंगे, ई को इस तरह से लिखेंगे, है ना। इन सारे चिन्हों को या इस पद्धति को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, लिपि कहेंगे। ओके, आगे समझ गए हो? और आपको मैंने पहले भी कहा है, आपको यदि ना समझ में तो प्लीज आप ये वीडियो बार बार देखिए और वो समझने का प्रयास कीजिए। आगे इस पाठ में आज हम ये जो सारा रिवाइज कर रहे हैं, इसमें इसकी एक अंतिम कंसेप्ट है कि अब देखिए कौन सी भी भाषा, हम देख सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए आप पे देख सकते हो राम जा रहा है, रामः गच्छति। यानी कि आप भी समझ सकते हो, दोनों वाक्य देखने के बाद एक बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती तो मैं बोलता हूं कि दोनों ही वर्तमान काल का वाक्य है। तो इन वाक्यों को जब हम लिखते हैं, उन वाक्यों को लिखते वक्त एक विशेष नियम पद्धति का अनुसरण किया जाता है, एक विशेष नियम पद्धति को यूज किया जाता है। यदि वो विशेष नियम पद्धति यूज ना की जाए तो उस भाषा का जो उस भाषा की विशेषता है, उस भाषा का जो महत्व है वो हमें नहीं समझेगा। तो उसी शास्त्र को या उन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? उन्हीं नियमों को हम कहते हैं व्याकरण। आपके बुक में क्या दी गई है व्याख्या, हम उसे पढ़ लेते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें नियमों द्वारा हम भाषा का शुद्ध एवं मानक प्रयोग करते हैं। यानी कि जिसमें हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करेंगे, एकदम मानक करेंगे, एकदम करेक्ट यूज करेंगे, तो हम उसे कहेंगे व्याकरण। नियमों के साथ ही लिखना कैसे होता है ना, एक समझो मेरी छोटी सी बहन है और उसका बर्थडे और उसको स्कूल में भेज दिया, सिर्फ ड्रेस पहना कर, मेकअप नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो कैसे दिखेगी? डेफिनेटली अच्छी नहीं दिखेगी। लेकिन
उसी मेरी छोटी सी बहन को अच्छा सा तैयार कर कर भेज दिया, तो कैसे लिखेगी? सब खुश होंगे उसे देखकर। वैसे ही जब हम कोई भी भाषा नियमों के तहत लिखेंगे, उसके बेस पर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, तब वो हमें अच्छे से समझ में आएगी। यानी कि व्याकरण का महत्व उस तरह से ही है कि जिसका कि जैसे उस छोटी सी मेरी बहन के लिए उस मेकअप का, उस तैयार होने का महत्व है, उसको अच्छा लिखने का जितना महत्व है, व्याकरण की वजह से भाषा का सौंदर्य बढ़ता है, भाषा और अच्छी दिखने लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के पाठ में हमने सबसे पहले भाषा क्या है कि जो बोली जाती है उसे हम भाषा कहते हैं, इसके बारे में जाना। अपने भावों को, अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, हम उसे भाषा कहते हैं। भाषा के हमने दो रूप देखे हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जो लिखकर पढ़ी जाएगी या लिखकर किसी को हम भेजेंगे तो वो होगी लिखित भाषा। और मैं आप तक अभी जो पहुंचा रहा हूँ, या आपने किसी को फोन कॉल कर दिया या यदि आप वीडियो कॉलिंग पर बात करो तो वो होगी मौखिक भाषा। और लिपि जो होती है, एक नियमों के तहत हम अक्षरों को या शब्दों को लिखते हैं, हम उसे लिपि कहते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। और व्याकरण की जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा का शुद्ध एवं मानक प्रयोग करते हैं, हम उसे व्याकरण कहते हैं। तो अंततः मैं आपके सारी चीज शेयर करना चाहता हूं कि आपको मेल आईडी आपके पास पहले से ही आप होमवर्क आपके पास दिया गया है, लेकिन आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस माय नंबर। ये सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। आई विल ट्राई टू सॉल्व